नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी। और ये जो बुक है, ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको नीमराज मुंडा जी ने लिखा है, उसका 168वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। जिसमें आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वाटर रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि प्लांट जो होता है और प्लांट के साथ साथ जो वाटर होता है, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। एसेंट ऑफ सेप क्या होता है? एसेंट ऑफ सेप का कहने का मतलब ये होता है कि पानी जो होता है, ये जड़ से लेकर फलों तक और पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। और इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि जो भी पानी एब्जॉर्ब होता है, तो ज्यादातर जो पानी होता है, मोर देन 90% ऑफ द वाटर इज लॉस बाय द प्लांट ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, गटेशन क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और इस समय आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप यहाँ पर जो 8 कोर्सेज दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद मात्र आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे पास टेलीग्राम के माध्यम से भेजना है। टेलीग्राम पर आप जब जाओगे तो वहां पर जाके आपको सर्च करना है @विजय कुमार गिरी 945। जैसे लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से जब आप लिखोगे, तो वहां पर आपको एक कॉन्टेक्ट मिलेगा, वहां पर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। और इसके साथ साथ आपने जो मोबाइल नंबर जो आप चलाते हो टेलीग्राम से, उसको आपको हमारे पास भेज देना है। मात्र ये दो चीजें हमें देने के बाद आपको जो पूरा कोर्स है वो अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले वाटर रिलेशन क्या होता है। वाटर रिलेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट। मतलब प्लांट में जो पानी का एब्जॉर्बेशन होता है, यानी कि पानी पानी का जो अवशोषण होता है प्लांट में, वो किसकी मदद से होता है। तो मोटा मोटा मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप किसी भी प्लांट के रूट देखते हो, तो ये आपका बिल्कुल रूट है, रूट का बिल्कुल टर्मिनल पोर्शन है। यहाँ इसको बोलते हैं रूट टिप। और इतने चीज को जो एक कैप नुमा चीज जो बनी हुई है, ये जिग जैग मॉडल में, ये इसको हम क्या बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं। और इसमें जो ये हेयरी टाइप का चीज देखने को मिल रहा है, ये आपको जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे पतले पतले बाल दिख रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रूट हेयर। यही प्राइमरी ऑर्गन होता है जिसकी मदद से क्या होता है कि पानी जो होता है वो जड़ों के अंदर पहुंचता है। और फिर जड़ों में जाने के बाद फिर जाइलम की मदद से, ये जो जाइलम है जो आपको ये नीला नीला दिख रहा है, इसी जाइलम की मदद से पानी जो होता है वो जड़ों से ऊपर की तरफ पत्तियों की तरफ पहुंचता है। ठीक। द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस इन द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द रूट कॉल्ड रूट हेयर। यही अभी मैंने बोला कि रूट हेयर से इसमें जो एब्जॉर्बेशन होता है वो होता है। रूट हेयर आर मोर डेवलप्ड इन जीरोफाइट। जीरोफाइट्स किनको कहते हैं? जो चट्टानों पर उगने वाले पौधे होते हैं। क्या? चट्टानों पर उगने वाले पौधे। तो जो चट्टानों पर उगने वाले पौधे होते हैं, उनको जीरोफाइट्स बोलते हैं। और हाइड्रोफाइट्स किसको बोलते हैं? जल में उगने वाले पौधे। अब ध्यान से समझना, जो जीरोफाइट्स होते हैं यानी जो चट्टानों पर उगने वाले पौधे हैं, इनके अंदर जो रूट हेयर होती है वो ज्यादा डेवलप होती है। क्यों होती है? क्योंकि चट्टानों में पानी की बहुत कमी होती है, पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर रूट हेयर बहुत ज्यादा रहेंगे। जैसे अभी आपको कह दिया जाए, अगर आपके मुंह ऐसा समझो कि आपका आपका अगर मुंह छोटा है, तो आप ज्यादा देर तक खाओगे। अगर आपको जल्दी जल्दी खाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुंह बड़ा करना पड़ेगा। दूसरे तरीके से जैसे मान लो कि कहीं पैसे की लूट मची हुई है। ठीक, ध्यान से समझना। मान लो कहीं पैसे की लूट मची हुई है, अगर आप एक हाथ से पैसे को लूटोगे तो कम लूट पाओगे, लेकिन अगर आप दोनों हाथ लगाओगे तो तेजी से लूट पाओगे। तो वही है कि जहां पर पानी की कमी होती है, वहां पर जो उगने वाले पौधे हैं, उनके अंदर जो रूट हेयर होती है वो ज्यादा डेवलप होती है, जिससे कि पौधे आसानी से एब्जॉर्ब कर पाए पानी को। वहीं हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, क्योंकि ये जल में ही उगते हैं तो यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती है, तो इसमें ये अपसेंट होते हैं, इसमें रूट हेयर होता ही नहीं है। सीधे पौधा पौधे के संपर्क में यहाँ पर हमेशा पानी रहता है, और यहीं से डायरेक्ट ये कहाँ पे चला जाता है, जाइलम में चला जाता है, और फिर
पौधे के संवहन बंडल के अंदर ये ऊपर तक पहुंचा देता है जहां पर भी पानी की कमी होती है। टाइप ऑफ एब्जॉर्बेशन की बात करें तो एक तरीका तो होता है एक्टिव एब्जॉर्बेशन की और दूसरा होता है पैसिव एब्जॉर्बेशन की। एक्टिव एब्जॉर्बेशन का क्या मतलब होता है? वाटर इज एब्जॉर्ब ड्यू टू एक्टिविटीज ऑफ द रूट एंड मेटाबॉलिक एनर्जी इज स्पेंड ऑन नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्बेशन ओनली टू ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द एक्टिविटी ऑफ एब्जॉर्बेशन। ध्यान से समझना इसको क्या बोल रहा है। एक्टिव एब्जॉर्बेशन का मतलब ये है कि कोई भी नॉन ऑस्मोटिक एक्टिविटी या फिर कोई ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो प्लांट के अंदर होती है, जैसे मान लेते हैं कि हमने बात कर ली फोटोसिंथेसिस की, ठीक। अब ध्यान से समझना, फोटोसिंथेसिस में जो पानी होता है, इसी की पानी की मदद से ऑक्सीजन निकलता है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि जो ऑक्सीजन निकलना है तो पानी चाहिए, तो पानी रूट के अंदर, रूट से अंदर चला जाएगा। तो इस टाइप का जो एब्जॉर्बेशन होता है वो एक्टिव एब्जॉर्बेशन होता है, ठीक। दूसरा होता है पैसिव एब्जॉर्बेशन। इसमें जो ऑस्मोटिक चीजें होती हैं, जैसे पैसिव एब्जॉर्बेशन इज कंट्रोल बाय द एक्टिविटी ऑफ द एरियल पार्ट, जैसे सूट लीव्स ऑफ प्लांट ड्यू टू प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द ट्रांसपिरेशन, हेंस एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि कभी चूसने की वजह से, कभी सोखने की वजह से, कभी ट्रांसपिरेशन की वजह से। जैसे ध्यान से समझो, ये मान लो पौधा है ऊपर से नीचे तक, अब यहाँ ऊपर से अगर पानी निकल रहा है, पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर उड़ के जा रहा है, तो क्या होगा? पानी पौधे के अंदर कम होता जाएगा, तो पौधा ऑटोमेटिकली जमीन से एब्जॉर्ब करेगा पानी। तो इस टाइप का जो एब्जॉर्बेशन होता है वो प्रेशर के थ्रू होता है, रूट प्रेशर के थ्रू होता है। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसको हम बोलते हैं पैसिव एब्जॉर्बेशन। जैसे अभी मैंने कल बताया था, इम्बिबिशन जो होता है और तमाम प्रकार के जो ऑस्मोसिस होती है, वो एक तरीका होता है पैसिव एब्जॉर्बेशन का। और ज्यादातर जो पौधों में जो पानी का शोषण होता है वो पैसिव एब्जॉर्बेशन के थ्रू ही होता है। आगे बात करते हैं एसेंट ऑफ सेल शेप। एसेंट ऑफ सेल शेप का क्या मतलब होता है? पानी जो होता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टेम बेस्ड ऑन ट्री टॉप इज कॉल्ड, फ्रॉम द स्टेम बेस टू ट्री टॉप। ध्यान से समझना, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम स्टेम बेस, स्टेम बेस का मतलब यहां से, ट्री टॉप का मतलब यहाँ पर, नीचे से लेके ऊपर तक पानी जाना क्या कहलाता है? एसेंट ऑफ शेप कहलाता है। देखो ये स्टू यहाँ पर है, पहले यहाँ से कहाँ आया? रूट हेयर में आया, तो इसके बाद रूट कॉर्टेक्स में आया, फिर रूट कॉर्टेक्स से जाइलम में आया, जाइलम से फिर लीफ में चला गया, और लीफ से फिर ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर उड़ जाता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी निकल जाता है, ठीक। ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीफ क्रिएट ए कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर अप टू इनटू द सॉइल। मतलब ऊपर से पानी निकलता रहेगा तो नीचे कम दबाव बनता रहेगा, और हाई प्रेशर की वजह से बाहर हाई प्रेशर और जड़ों के अंदर लो प्रेशर, तो पानी ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा और ये फिर धीरे धीरे करके ऊपर को उड़ जाता है। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ शेप। एसेंट ऑफ शेप का मैकेनिज्म क्या होता है? सबसे पहला तो ये वाइटल थ्योरी होती है, दूसरी होती है रूट प्रेशर थ्योरी। ढेर सारी टाइप की थ्योरी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाइटल थ्योरी। इसमें क्या होता है? रिले और क्लाइंबिंग पंप थ्योरी, जो कि गॉडवस्की ने दिया था 1884 में। इसमें क्या होता है? रिले रेस आपने देखा होगा, एक दौड़ता है, दूसरे को पकड़ा देता है, फिर एक दौड़ता है, फिर दूसरे को पकड़ा देता है, एक दौड़ता है, फिर दूसरे को पकड़ा देता है। तो ये केवल इतनी दूर तक दौड़ा, फिर यहां से इसको पकड़ा दिया, फिर ये इतनी दूर तक दौड़ा, फिर इसको पकड़ा दिया, इस तरीके से दौड़ रहा है। इसी तरीके से रिले क्लाइंबिंग पंप थ्योरी होती है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये है पौधा, ठीक। अब पौधे में एक कोशिका यहाँ पर है, एक कोशिका यहाँ पर, ऐसे ढेर सारी ऐसे कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका में पानी आया, इस कोशिका ने दबा दिया तो पानी यहाँ पहुंच गया, फिर एक कोशिका यहाँ से संकुचित हो गई तो उसने पानी इसको दे दिया, फिर एक कोशिका यहाँ संकुचित हुई तो उसने आगे पानी दे दिया। इस तरीके से पानी चढ़ता जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रिले क्लाइंबिंग पंप थ्योरी। अब दूसरा है पल्सेशन थ्योरी। ध्यान से समझना पल्सेशन थ्योरी कैसे काम करती है। जैसे हमारे अंदर जो हमारे बॉडी होती है उसमें जैसे हार्ट होता है, उसी तरीके से पौधे के अंदर मान लेते हैं कि एक पल्सेशन होता है, ठीक। पल्सेशन का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे नाड़ी जो चलती है उसी तरीके की यहाँ पर बात हो रही है। ध्यान से समझना, जो हमारे बॉडी में खून जाता है तो एक तरीके से पल्स जाती है, हम डॉक्टर चेक करते हैं ना, पल्स बीट चेक करते हैं, उसी थ्योरी को यहाँ पर बोला जा रहा है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोशिकाएं ऐसी होती हैं कि कोशिकाओं के अंदर एक तरीके का पल्सेशन वाला दबाव होता है, जैसे हमारी बॉडी में नाड़ी वाला दबाव होता है, ब्लड ब्लड प्रेशर होता है, उसी तरीके का एक प्रेशर होता है पल्सेशन थ्योरी में।
जिसकी वजह से पानी ऊपर तक जाता है। अब इन दोनों थ्योरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। रिले क्लाइंबिंग पंप थ्योरी जो है, इसमें भी पानी 103 मीटर, 150 मीटर, 120 मीटर, 110 मीटर तक की ऊंचाई के जो पौधे होते हैं, उन पौधों में ये थ्योरी काम में नहीं आएगी। केवल यही थ्योरी अगर इस पे चढ़ाना हो, अब ऐसे आप समझो कि अगर 110 फीट ऊपर तक पानी पहुंचाना हो और हमने 5 एचपी का मोटर लगा दिया, तो 5 एचपी का मोटर भी उतना पानी पहुंचा नहीं पाएगा 110 फीट ऊपर तक। तो इतना प्रेशर तो इसके अंदर होता नहीं है। कोशिकाएं कि इतनी ज्यादा सिकुड़ रही हैं और फल बन रही हैं, और पल्सेशन थ्योरी भी इतना काम में नहीं आएगी, क्योंकि इतनी ऊंचाई तक पानी केवल इन दोनों की वजह से नहीं पहुंच सकता। ये जो पल्सेशन थ्योरी थी, ये जगदीश चंद्र बोस ने दिया था, जेसी बोस इनको कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहली बार बताया था कि जो पौधे होते हैं वो भी दुख को और सुख को महसूस करते हैं, वो भी इमोशन को समझ सकते हैं। तो वाइटल थ्योरी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ऊंचाई तक इन दोनों की मदद से पानी पौधों में पहुंच नहीं पाता है। जबकि वास्तव में पहुंचता है। 120 मीटर के जो 120 फीट ऊंचे पौधे होते हैं, इनमें कहाँ कैसे पानी पहुंचता है? किसी दूसरे टेक्निक की मदद से पहुंचता है, क्योंकि ये दोनों टेक्निक उसमें काम में नहीं आती हैं। तो ये भी जो थ्योरी है मानी जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी नहीं। अगला है रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी जो है, इसको स्टीफन हेल्स ने दिया था 1727 में। इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि जो रूट होती है, ध्यान से समझना, ऐसे जो रूट होती है, यहाँ पर रूट के अंदर लो प्रेशर हो जाता है, और जो सॉयल होती है उसके अंदर हाई प्रेशर हो जाता है। अब क्योंकि रूट के अंदर लो प्रेशर है और सॉयल के अंदर हाई प्रेशर है, तो आप लोगों को पता होगा कि हाई प्रेशर से लो की प्रेशर की तरफ पानी का मूवमेंट होता है, तो पानी क्या हो जाएगा? इसी रूट प्रेशर के द्वारा अंदर आ जाएगा। और जब ये अंदर पहुंचता है, तो यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ के प्रेशर की अपेक्षा कम होता है, ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पर प्रेशर हाई है और यहाँ पर प्रेशर लो है। फिर जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इससे भी लो यहाँ जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ है? सबसे ज्यादा प्रेशर पहले रूट में है, रूट के बाद फिर कहाँ पर है? स्टेम में है, फिर स्टेम के बाद फिर प्रेशर कहाँ है? ऐसे एक सेकंड, ऐसे नहीं होगा, इस तरीके से होगा। फिर उसके बाद स्टेम से ज्यादा, स्टेम से फिर लीफ की तरफ। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ है? रूट में है। रूट से फिर कम प्रेशर कहाँ है? स्टेम में है। फिर स्टेम से कम प्रेशर कहाँ है? लीफ में है। तो पानी यहाँ से कहाँ बढ़ के जाएगा? यहाँ से स्टेम की तरफ भाग आएगा। अब जब पानी लीफ से स्टेम की तरफ आएगा, फिर स्टेम से कहाँ जाएगा? स्टेम से फिर लीफ की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से जाता रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर थ्योरी बोलते हैं। द हाइड्रो static pressure developed due to accumulation of water absorbed by the root is called root pressure। मैं जो बोल रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से पानी हमेशा आता जाएगा। अब यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ का प्रेशर हाई हो गया। अब यहाँ का प्रेशर हाई हो गया तो यहाँ पर पानी धक्का दे ही दिया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, जो पाइप पड़ी होती है, पाइपलाइन, मोटर से हाई प्रेशर का पानी आया, अब पानी यहाँ पहुंच गया, मोटर से मेन लाइन में पानी पहुंच गया। अब यहाँ से, यहाँ के पानी ने प्रेशर लगाया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ के पानी ने प्रेशर लगाया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ के पानी ने प्रेशर लगाया, यहाँ पहुंच गया, और फिर बाद में टोटी ने प्रेशर लगाया और पानी बाहर निकल गया। तो एक तरीके का, इसी तरीके से हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर होता है वो एक्यूमुलेट होने लगता है रूट में, जिसको हम रूट प्रेशर बोलते हैं। तो रूट प्रेशर के थ्रू भी पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको मेजर करने के लिए एक इक्विपमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं मैनोमीटर। तो मैनोमीटर के द्वारा रूट प्रेशर को मेजर किया जाता है। कई बार एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया है। फिर इसके बाद जो दूसरी तरीके की थ्योरी है वो है फिजिकल थ्योरी। इसमें भी कई तरीके की थ्योरी है। जैसे एक कैपिलरी थ्योरी है। कैपिलरी आपने सुना होगा, केशिकात्व होता है। क्या होता है? केशिकात्व। जो कैपिलरी पोर्स होते हैं, जैसे कैपिलरी वाटर होता है, उसी तरीके से ये कैपिलरी थ्योरी भी। अभी फिजिकल थ्योरी में कैपिलरी थ्योरी आती है, जिसको बोहेम ने दिया था, किस 1809 में दिया था। ही स्टेटेड दैट वाटर अराइजेज इन नैरो ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन। कहने का मतलब इनका है कि सरफेस टेंशन की वजह से, वाटर में जो सरफेस टेंशन होती है, इसकी वजह से जो पानी होता है ये ट्यूब में ऊपर चढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जब आप पानी के अंदर कोई बॉल डालते हो, तो पानी में डूबने से पहले कोई एक ऐसी बॉल डालो जो पानी में डूबे नहीं, तो पानी को थोड़ा सा दबाता है। लेकिन अगर वहीं पर आप कोई परख नली डालो, तो पानी थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है। अब ये परख नली का ये डायमीटर, ये जितना कम होगा उतना ही ऊपर पानी चढ़ेगा।
इसी की मदद से पानी जो होता है वो दीपक में चढ़ता है। ठीक, दीपक में जो तेल चढ़ जाता है दीपक में, वो इसी की वजह से चढ़ता है। कैपिलरी थ्योरी एक तरीके से जो समझो कि जो दीपक में तेल चढ़ने वाली जो थ्योरी है उसी को बोलते हैं कैपिलरी थ्योरी। ठीक, दैट द वाटर राइजेस द नैरो ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन। उनका कहना है कि कोशिकाओं के अंदर ऐसे नैरे नैरे ट्यूब होते हैं, इन्हीं ट्यूब की वजह से पानी ऊपर चढ़ता है। लेकिन ये भी चीज केवल तभी सही है कि पानी जड़ के अंदर घुस गया। अब जड़ के अंदर तो घुस गया, जैसे मान लो पानी इतना ऊपर तो आ गया, मान लो ये सॉइल था और ये रूट था, इसके अंदर थोड़ा सा पानी तो घुस गया, लेकिन अब बिल्कुल ऊपर तक कैसे पहुंचेगा? 120 फुट तक हमको पहुंचाना है पानी, तो ऐसे तो पहुंचेगा नहीं इतनी आसानी से। तो ये भी थ्योरी पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कैपिलरी थ्योरी है। अगला है इम्बिबिशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू सच 1878 imbibition activities of the cell wall of the xylem is responsible for the ascent of shape। ascent of shape में imbibition जो थ्योरी है इसमें बात करते हैं। imbibition क्या होता है ये मैंने कल बताया था कि जब कोई सूखा चीज होता है उसके अंदर पानी घुस जाता है, सूखी हुई लकड़ी के अंदर पानी घुसता है तो उसको हम बोलते हैं imbibition। तो ये imbibition जो होता है इसी थ्योरी में कहने का मतलब इनका है जो जाइलम होता है, जाइलम की जो सेल वॉल होती है उसमें एक तरीके का इम्बिबेशन एक्टिविटी होती है और जिसकी मदद से पानी जड़ों के अंदर घुस जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये भी थ्योरी बहुत हद तक एक्सेप्ट नहीं करी जाती है। जितनी भी थ्योरीज हैं थोड़ी थोड़ी सभी एक्सेप्ट करी जाती हैं, लेकिन 100% कोई भी थ्योरी इसमें से एक्सेप्ट नहीं करी जाती, क्योंकि कोई भी थ्योरी ये नहीं बता पा रही है कि 120 फीट ऊपर तक जो पहाड़ों पर इतने ऊंचे ऊंचे पौधे होते हैं वहां तक पानी पहुंचता कैसे है। ये कोई भी थ्योरी वहां तक पानी पहुंचाने में सक्षम नहीं है। अब अगली जो थ्योरी आती है वो होती है कोहेजन एंड एडहेशन थ्योरी या फिर ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी। इनका क्या कहना है? इनका कहना ये है, ध्यान से समझना, ये वाटर के दो मॉलिक्यूल हैं, एक ये है और एक ये है। अब आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पर क्या है, इस जगह पर रूट है और इस जगह पर क्या है, लीफ है। अब रूट लीफ है, लीफ से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। अब क्योंकि लीफ से ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो लीफ से पानी हमेशा बाहर निकलता जाएगा। अब जब लीफ से पानी बाहर निकल रहा है तो ऐसे समझो कि ये पानी जब बाहर निकलेगा तो इस पानी को अपने पास खींचेगा। जैसे ये देखो ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब लीफ से पानी निकला तो वो उसकी जगह लेने के लिए कोई दूसरा पानी आ गया, फिर इसका जगह लेने के लिए कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ गया। इस तरीके से ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल आते गए और अंत में रूट पे आ गया। अब रूट के अंदर का जो मॉलिक्यूल है जब ये बाहर चला जाएगा तो पानी सॉइल के अंदर से क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये जो थ्योरी है ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है, जिसको दिया था डिक्सन एंड जोली ने दिया था 1894 में। ये जो थ्योरी है सबसे ज्यादा एक्यूरेट थ्योरी है और सबसे ज्यादा इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ये ट्रांसपिरेशन या फुल थ्योरी जो होती है क्रिएट टेंशन एंड कोहेजन फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स लो कंटिन्यूअस अपवर्ड फ्लो। यही बात यहाँ पर हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था कि रूट में हाई प्रेशर फिर धीरे 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 ये लो प्रेशर, उसी तरीके से इसमें होता है। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब आपस में जुड़ने का प्रयास करते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कोहेशन और एडहेशन की वजह से अपने साथ जुड़े रहना चाहते हैं। और इसी वजह से जब ट्रांसपिरेशन होता है तो पत्तियों पर जो पानी है जब वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर जाता है तो वहां पत्तियों पर जो पानी की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए पानी तने से पत्तियों में जाता है और तने पे जो पानी की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए जड़ों से पानी आ जाता है। तो ये जो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है या फिर कोहेजन एंड एडहेशन थ्योरी दोनों एक ही थ्योरी है। तो ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल इसी वजह से मानी जाती है। आगे बात करते हैं लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो लॉस होता है वाटर का वो किस तरीके से होता है? सबसे पहला तो होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। सॉरी कैसे लिखते हैं हिंदी में याद नहीं आ रहा। ट्रांसपिरेशन को कहते हैं वाष्पो वाष्पोत्सर्जन, इस तरीके से शायद लिखते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिविंग एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज द इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर इज टर्म एज ट्रांसपिरेशन। कहने का मतलब ये है
कि पौधे के किसी भी एरियल पार्ट से जब वाटर जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और बाहर निकल जाता है, उड़ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जैसे पत्तियों से पानी, जड़ों से पानी, मिट्टी से पानी जड़ में आया, जड़ से तने में आया, तने से पत्तियों में आया, और तने से पत्ती में आके फिर यहाँ हो गया। देखो, तो रूट पहले क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर को सॉइल से, इसके बाद फिर ये स्टेम में आता है, और स्टेम में आने के बाद पत्तियों में आ जाता है। फिर जो अनयूज्ड वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है फ्रॉम द लीफ सरफेस, लीफ के सरफेस से वो इवेपोरेट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी इविल होता है, यानी कि एक आवश्यक बुराई होती है। इसको क्या कहते हैं? एक आवश्यक बुराई। ध्यान से समझना, पौधे को पानी का काम है 1 लीटर, लेकिन पौधा 10 लीटर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एक तरीके का, जब 1 ही लीटर का काम है तो 10 लीटर क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हो? तो एक तरीके की आवश्यक बुराई है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन अगर नहीं होगा, अगर ट्रांसपिरेशन ना हो तो पौधे जो 10 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो केवल 1 ही लीटर करें, क्योंकि 1 ही लीटर के उनके हो सकता है। लेकिन अब क्योंकि बार बार इनका ट्रांसपिरेशन हुए जा रहा है, तो इस वजह से इसको हम पौधे क्या करते हैं कि ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं। अब आप ऐसे समझिए कि अगर गर्मी ना हो, आपको पसीना ना निकले, तो आप भी पानी कम पियोगे। उसी तरीके की यहाँ पर बात हो रही है। और दूसरा तरीका है, जब ट्रांसपिरेशन होता है तो जैसे हमारी बॉडी जो है वो पसीना निकाल के अपना टेम्परेचर डाउन करती है, उसी तरीके से पौधे भी अपना टेम्परेचर डाउन करने के लिए ट्रांसपिरेशन का सहारा लेते हैं। बात करते हैं 99% जो वाटर होता है, अभी मैंने बोला था मोर देन 90%, तो वो जो मोर देन 90% है उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो 99% है। तो 99% जो वाटर होता है वो प्लांट के द्वारा जो एब्जॉर्ब किया जाता है उसको ट्रांसपिरेशन के द्वारा निकाल दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 लीटर पानी प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है तो 99 लीटर पानी वो निकाल देगा। बाकी 1 लीटर जो पानी बच रहा है वो स्टार्च में और तमाम जगह पर स्टोर हो जाता है। इट इज ए वाइटल एंड अनअवॉइडेबल फिनोमिना ऑफ प्लांट। एक वाइटल फिनोमिना है और अनअवॉइडेबल है, यानी कि हम इस प्रक्रिया को रोक नहीं सकते, ट्रांसपिरेशन होगा ही होगा। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो पौधे सही से ग्रो भी नहीं कर पाएंगे, तो ये अनअवॉइडेबल होता है। ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय स्टोमेटा एक्टिविटी। स्टोमेटा जो होता है, पत्तियों के अंदर स्टोमेटा होता है, जब ये स्टोमेटा खुलता है तो ट्रांसपिरेशन तेज होता है, जब ये स्टोमेटा बंद होता है तो ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। ध्यान से आप ऐसे समझो कि मान लो आप ये पत्ती है, पत्ती में यहाँ पर एक छेद है, अगर ये छेद बंद होगा तो हवा नहीं उड़ेगा, और अगर छेद नहीं तो हवा उड़ के ऊपर जाएगा। इसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। चलिए आगे बात करते हैं। द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लीफ। ज्यादातर जो ट्रांसपिरेशन होता है वो कहाँ से होता है? वो लीफ से होता है। अगेन, फोलियर ट्रांसपिरेशन ऑफ द टू टाइप, एक तो स्टोमेटल होता है और एक सर्कुलर होता है। तो स्टोमेटल जो होता है वो 80 से 90% होता है, और सॉरी सर्कुलर नहीं, ये क्यूटिकुलर है। क्यूटिकल से जो होता है वो क्या होता है? 20 से 30% होता है। क्यूटिकल के मतलब जो त्वचा होती है, ठीक, ध्यान से समझना, समझाता हूँ इसको। जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में स्टोमेटा होता है ऐसे। अब स्टोमेटा मान लो यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ से भी थोड़ा पानी निकलता है। स्टोमेटा तने में नहीं होता है, लेकिन यहाँ से भी थोड़ा पानी निकलता है। हर बॉडी पार्ट से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, तो वो जो पानी निकल रहा होता है उसको क्यूटिकल बोलते हैं। और जो छेद होता है प्रॉपर निकलने के लिए उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो 80% से 90% जो पानी होता है वो तो स्टोमेटा के थ्रू निकलता है। बाकी लगभग 10-20% जो पानी बच रहा है वो कहाँ से निकलता है? वो क्यूटिकल के थ्रू निकलता है। और क्यूटिकल में प्लांट के जितने पार्ट हैं, चाहे उसमें फूल हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे फ्रूट हो, और चाहे फिर इसके साथ साथ पत्तियां हो, स्टेम हो, सब जगह से क्यूटिकल से पानी निकल सकता है। इसी के बारे में बात यहाँ पर कही जा रही है। अब ध्यान से समझना, जो स्टोमेटा होता है ये क्या होता है? ध्यान से समझना, एक ये स्टोमेटा है, एक ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है। अब आप यहाँ पर जो बीच में देख रहे हो, यहाँ से अगर पानी निकल रहा है इन सभी ज्वाइंट के पास से, कोशिकाओं का जो ज्वाइंट है, तो ये स्टोमेटल, इसको क्यूटिकल वाला बोलेंगे। स्टेम से निकल रहा है तो क्यूटिकल वाला बोलेंगे, ठीक। These are the स्टोमेटा जो होता है, these are the specialized epidermal cells which are distributed all over the leaf surface, but in case of terrestrial plant mainly on the lower surface of the leaf,
Therefore, approx 97% of transpiration take place from the lower surface of the such plants. पत्तियों की दो सतह होती है, एक ऊपर वाली सतह होती है जो थोड़ी सी चमकीली होती है, एक नीचे वाली सतह होती है जो चमकीली नहीं होती है। तो स्टोमेटा जो होते हैं वो पत्तियों की निचली सतह पर ज्यादा होते हैं। ठीक, अगर टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल मतलब अगर कोई स्थल पे रहने वाला पौधा है, स्थल पे यानी कि जो नॉर्मल पौधे जैसे आम, अमरूद, बबूल, इन सब ये जो सब पौधे हैं ये टेरेस्ट्रियल हैं, यानी कि जो जमीन पर उगने वाले पौधे हैं। इन पौधों में जो स्टोमेटा होता है वो पत्तियों के निचले भाग में होता है, और जो जलीय पौधे होते हैं इसमें जो स्टोमेटा होता है ये बिल्कुल ऊपर होता है, क्योंकि अगर नीचे होगा स्टोमेटा तो नीचे होगा तो जैसे मान लो कमल का पौधा है, अब कमल की पत्तियां क्योंकि पानी की सतह पर ही पड़ी रहती हैं, तो अगर नीचे होगा पत्तियों के स्टोमेटा तो पानी निकल ही नहीं पाएगा। तो कमल के पौधे में पत्तियों में ऊपर की साइड में होता है, अलग अलग पौधों में अलग अलग होता है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल पौधे हैं या ज्यादातर जो पौधे हैं उसमें जो स्टोमेटा होता है वो पत्तियों के निचले सतह पर होता है। ईच स्टोमेटा हैज टू किडनी शेप गार्ड सेल। स्टोमेटा जितने होते हैं हर स्टोमेटा के पास एक गार्ड सेल होता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो एक ये गार्ड सेल है, दूसरा ये वाला है, एक आपको यहाँ ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ये दिख रहा है और दूसरा ये वाला दिख रहा है। अब ये जो गार्ड सेल होता है ये किडनी शेप का होता है, ऐसे जैसे काजू होता है उस शेप का होता है। इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल इज थिक एंड आउटर वॉल इज थिन। जो अंदर की वॉल होती है वो थिक होती है और जो आउटर वॉल होती है ये थोड़ी सी कैसी होती है, थिन होती है। यानी कि बाहर वाली वॉल पतली होती है और अंदर वाली वॉल थोड़ी सी मोटी होती है। अब ध्यान से समझना, स्टोमेटा कब होगा, इस चीज को बहुत ध्यान से देख लेना और समझ लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्टोमेटा कब खुला होता है, जब गार्ड सेल कैसी होती है, जो फूली होगी। ये गार्ड सेल जब दोनों फूल जाती हैं, जैसे आप यहाँ पर देखो ये फूल के दोनों बिल्कुल गोल गोल हो गई हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो गार्ड सेल हैं ये दोनों बिल्कुल फूल गई हैं, और जैसे गुब्बारा फूलता है तो गुब्बारा फूल के ऐसे बिल्कुल गोल हो जाता है, उस तरीके से हो गया है। तो जब गार्ड सेल बिल्कुल स्वेलन कंडीशन में होती है, बिल्कुल फूली हुई कंडीशन में होती है, तो स्टोमेटा ओपन होता है। और जब गार्ड सेल फूली नहीं होती, थोड़ी सी पिछकी होती है, जैसे यहाँ पर देखो थोड़ा सा पिचका है क्योंकि ये थोड़ा सा अंडाकार शेप में टाइप का है। तो इस तरीके से जब होता है तो गार्ड सेल कैसा होता है, संकीर्ण होता है, थोड़ी सी चिपकी हुई होती है। तो स्टोमेटा कब क्लोज होता है, जब गार्ड सेल संकीर्ण होता है। और स्टोमेटा ओपन कब होता है, जब गार्ड सेल खुला हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा आर ड्यू टू टर्जिटी एंड फ्लैसिडिटी रिस्पेक्टिवली। यानी कि टर्जिटी की वजह से ओपनिंग होती है और फ्लैसिडिटी की वजह से क्लोजिंग होती है। टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है, जब फूली रहेंगी, और फ्लैसिडिटी का मतलब जब पिचकी रहेंगे गार्ड सेल। ठीक, जैसे यहाँ पर गार्ड सेल जब फूला हुआ है तो टर्जिडिटी बोलेंगे, और जब चिपका है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिडिटी। तो ये टर्जिडिटी जब होता है इस तरीके का होता है जिसको हम बोलते हैं टर्जिडिटी। तो टर्जिडिटी में खोला रहेगा, और जब फ्लैसिडिटी आती है तो क्या होता है, बंद रहता है स्टोमेटा। इसके बाद अगर बात करें मीन्स स्टोमेटल मूवमेंट इज गवर्न बाय टर्गर प्रेशर। अभी मैंने कल या परसों वाले लेक्चर में पढ़ाया था, आपको बताया था कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर से जो प्रेशर लगता है, जो ये चाहता है कि कोशिका की जो सेल वॉल है इसको हम फोड़ दें, इसको फोड़ के बाहर निकल जाए पानी। तो ये जो प्रेशर होता है, अंदर का जो प्रेशर होता है उसको हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं। तो इसी टर्गर प्रेशर की वजह से खुलता और बंद होता है। जब टर्गर प्रेशर हाई हो जाएगा तो कोशिकाएं बंद हो जाएंगी, टर्गर प्रेशर थोड़ा लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोशिकाएं जब टर्गर प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा, कोशिकाएं खुल जाएंगी, और लो होगा तो बंद हो जाएंगी। आगे बात करते हैं, व्हेन ट्रांसपिरेशन ऑफ द गार्ड सेल इंक्रीजेस, oh सॉरी, व्हेन टर्गिजी प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल इंक्रीजेस स्टोमेटा ओपन। अभी मैंने बोला कि यहाँ पर देखो गार्ड सेल में टर्जिटी प्रेशर ओपन है, मतलब हाई है, टर्जिटी प्रेशर यहाँ पर ज्यादा है। तो टर्जिटी प्रेशर जब ज्यादा है तो कोशिकाएं फूल गई हैं, दोनों दोनों गार्ड सेल जो है वो फूल गई, और फूल जाने की वजह से ओपन हो गया। यही पर यहाँ पर कहा जा रहा है जब टर्गर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है तो स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन होते हैं, और जब डिक्रीज होता है टारगेट प्रेशर तो वो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो डिटरमाइन किया जाता है फोटोमीटर। फोटोमीटर एक तरीके का इक्विपमेंट आता है, एक मशीन होती है, इसी मशीन के थ्रू मेजर किया जाता है
कि कितना ट्रांसपिरेशन पौधे में हो रहा है। आगे बात करते हैं दूसरे टाइप का जो वाटर लॉस है, वो होता है गटेशन। आपने देखा हो जिसको हम बोलते हैं बिंदु श्रवण। क्या होता है? बिंदु श्रवण। इस तरीके का लिखा होता है बिंदु श्रवण, जिसको हम बोलते हैं गटेशन। ये टर्म जो दिया था वो दिया था बर्गस्ट्रेन ने दिया था। द एग्जीड्यूशन ऑफ वाटर विथ साल्ट एंड मिनरल्स थ्रू हाइड्रेटोड इज कॉल्ड गटेशन। हाइड्रेटोड ए स्ट्रक्चर प्रेजेंट द टिप ऑफ द वाइन ऑफ द लीव्स। ये जो टिप होती है पत्तियों की, जो कोने होते हैं, नोक जो निकली होती है, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेटोड बोलते हैं। ये क्यों होता है? रूट प्रेशर की वजह से होता है। और ये कब होता है? ये नॉर्मली रात के समय पे होता है। ध्यान से समझना, आप इसको बताता हूं। जब ट्रांसपिरेशन होता है तो पानी क्या होता है? ये पानी जो होता है वो वेपर के फॉर्म में निकलता है। लेकिन जब गटेशन होता है तो वाटर जो होता है ये अपने साथ मिनरल और इसके साथ साथ साल्ट, यानी कि पौधे की पत्तियों में जो थोड़ा बहुत साल्ट होता है उसको, और पौधे की पत्तियों में जो मिनरल होता है उनको, ये दोनों चीजें निकलकर बाहर आ जाती हैं ऐसे, बिल्कुल जो हाइड्रेटोड होते हैं पत्तियों की जो नोक होती है वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है? किसी को हम बोलते हैं गटेशन, जिसको बोलते हैं बिंदु श्रवण, क्योंकि पानी इसमें बूंद बूंद करके निकलता है। इसमें पानी जल वाष्प के रूप में नहीं, बूंद बूंद करके निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको गटेशन बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए रोज वीडियो बनाता रहूं। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, मेरी मदद भी हो पाएगी, क्योंकि पीपीटी बनवाने में काफी ज्यादा पैसा लग रहा है मेरा। आई होप आप हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करोगे। इसके साथ साथ वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरों से कराओ। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।